जो चुनाव आयोग है क्या उसके ऊपर वो एक्शन लेता है, क्या वो सख्ती दिखाता है? अगर नहीं दिखाता तो वाकई सवाल खड़े होंगे। आप देखिए हरियाणा में भी कहा गया कि भाई आपने काउंटिंग स्लो करवा दी, आपने तमाम चीज़ें ऐसी कर दी जिससे कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो उम्मीद में बैठे हुए लोग थे वो परेशान नजर आए। कहीं ने तो ये भी कहा कि इसी में पूरा घालमेल हो गया। कई बातें की कांग्रेस पार्टी ने लगातार यहाँ पर अपनी जीत का परचम फैलाया है, लेकिन बारंबार वही बात निकलकर नाज़रीन सामने आती है कि क्या बीजेपी जोर जबरदस्ती के दम पर चुनाव जीतती है। कहा कि कैलाश विजयवर्गीय के लिए एक नियम तो वहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या दूसरा नियम। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी में कहीं कोई डर का माहौल भी है कि कहीं उनके बेटे को टिकट दे दे तो कहीं वो। नमस्कार, SBN 9 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में बड़े बड़े चुनाव हुए, विधानसभा का चुनाव और राज्यों में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब तैयारी है नतीजों की। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल निकलकर सामने आते हैं, जहां ये दर्शाया जाता है कि आखिरकार किस राज्य में किस पार्टी की बढ़ोतरी देखी जा रही है या कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल कहीं ना कहीं रुझानों के जरिए ये दर्शाते हैं कि माहौल बन रहा है किस पार्टी का। अब ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ और देश भर की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुआ। ऐसे ही मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव तो हो गए हैं, लेकिन हमारे कई सहयोगी पत्रकार जनता से जुड़ते हुए नजर आए, मध्य प्रदेश में पहुंचे, वहां से उनकी राय जानने की कोशिश की और उनके जरिए कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए, कुछ रुझान निकलकर सामने आए जो ये दर्शा रहे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में किस पार्टी की जीत नजर आ रही है और कौन सी पार्टी किस पार्टी पर भारी पड़ रही है। दरअसल जैसे कि मैंने चर्चा की कि मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें हैं, एक विजयपुर विधानसभा सीट है और दूसरी बुधनी विधानसभा सीट है। अगर विजयपुर विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करें तो मुरैना लोकसभा के अंदर आती है, बुधनी विधानसभा सीट विदिशा लोकसभा सीट के अंदर आती है। इन दोनों विधानसभा सीटों से पहले एक विधानसभा सीट पर जुलाई के महीने में उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उस विधानसभा सीट पर बम्पर बहुमत के साथ जीत दर्ज की। अमरवाड़ा विधानसभा सीट छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कमलनाथ का गढ़ कही जाती है। उसी गढ़ में कमलनाथ जीत हासिल नहीं करवा पाते हैं अपनी पार्टी को, लेकिन अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि बुधनी और विजयपुर सीट में से आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या दोनों सीटों पर बाजी मार जाएगी या फिर मुकाबला कड़ा होता हुआ नजर आएगा। जनता जो अपनी राय रख रही है उसके जरिए कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बुधनी और विजयपुर के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद तमाम सवाल लेंगे। विजयपुर की बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं बीजेपी के रामनिवास रावत है। ये वही चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके हैं विजयपुर विधानसभा सीट पर, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, बीजेपी का हिस्सा बन जाते हैं और बीजेपी इसी चेहरे को चुनावी मैदान में उतार देती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तहत जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है वो है मुकेश मल्होत्रा। ये वो चेहरा है जो निर्दलीय रूप में चुनाव विधानसभा का लड़ते हुए नजर आए थे और निर्दलीय रूप में 2023 में चुनाव तो लड़ा था, चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन दूसरे पायदान पर जरूर नजर आए थे। कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं और कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार देती है। वहीं अगर हम बुधनी विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करें, ये वो सीट है जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कही जाती है। इस सीट पर लगभग देखा जाए तो 6 से 7 बार का विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने जीता है और सीएम कुर्सी पर काबिज हुए हैं। इसके बाद ये चर्चा थी कि आखिरकार चुनाव कौन लड़ेगा। चर्चाओं के बीच में एक नाम बड़ा दिखाई दिया था, वो था शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का।
लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाए। मलाल जरूर दिखाई दिया, लेकिन विदिशा से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। बड़ा विरोध देखने को मिलता है पार्टी के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी चुनावी मैदान में दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजकुमार पटेल नजर आए। अब जो जनता राय रख रही है वो ये दावा कर रही है कि बुधनी में तो शिवराज सिंह चौहान के बेटे बेशक चुनाव न लड़े हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दबदबा माना जा रहा है। और वहीं विजयपुर विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करें तो कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है, और वो कांग्रेस पार्टी जो विजयपुर विधानसभा सीट पर लगातार 8 बार चुनाव जीत चुकी है। कई सवाल अब यहाँ पर बनते हैं कि जनता ने तो राय दे दी है, लेकिन इस पर हमारे सहयोगी क्या राय हो सकती है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम इन विधानसभा सीटों पर नजर बनाए हुए थे। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है, जनता तो एक तरफ राय, एक तरफ 50-50 का मुकाबला देखा जा रहा है कि एक सीट बीजेपी तो एक कांग्रेस पार्टी, आपको क्या लगता है विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट को लेकर? देखिए, पहली बात तो जो सारी की सारी हम सियासत देख रहे हैं, राजनीति देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वास्तव में ये नजर आता है कि बीजेपी ने दबदबा तो कायम किया है, लेकिन क्या वास्तव में इन उपचुनाव में उनका दबदबा देखने को मिलेगा? क्या वास्तव में यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बड़ा सवाल ये बनकर सामने आता है कि रमाकांत भार्गव जो इस समय बुधनी से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके मुकाबले एक समय कार्तिकेय चौहान का नाम सबसे आगे नजर आता था कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं और लगातार चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानबाजी के जरिए। और लगातार ये भी कहा जाता है कि बयानबाजी भी वो इस तरह की देते हैं जिससे ये अनुमान लगना शुरू हो जाता है कि वो राजनीति के क्षेत्र में अब शायद दखल देने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। और ऐसे में बुधनी पे जब उपचुनाव हुआ, क्योंकि विदिशा का जिक्र आपने किया बीच में कि यहाँ से लोकसभा चुनाव जो है, जो कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जीतकर कृषि मंत्री बन जाते हैं सरकार में। और इससे पहले भी अगर हम देखें तो अटल जी यहाँ से लड़ा करते थे। अटल जी के इस्तीफा देने के बाद ये सीट जो है शिवराज सिंह चौहान के पाले में चली जाती है और लगातार चुनाव उन्होंने यहाँ से जीता भी। इसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं 3-4 बार। तो यानी कि एक बड़ा लंबा चौड़ा उनका अटैचमेंट रहा है विदिशा सीट से। और ये सीट अभी भी एक तरीके से कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मजबूत सीटों में से आती है बीजेपी की, चूंकि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो ऐसे में हर कोई ये मानकर चल रहा था कि अगर यहाँ पर कार्तिकेय चौहान की अगर पॉलिटिक्स में एंट्री होती है तो इससे सुनहरा मौका कुछ नहीं हो सकता कि पिता की सीट पर कहीं ना कहीं बेटे को चुनाव लड़वा के आगे बढ़ाते हुए नजर आ जाएं। अब यहाँ पर परिवारवाद की बात आ जाती है कि क्या बीजेपी के अंदर परिवारवाद है इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा? अगर ऐसा है तो फिर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय क्यों चुनाव लड़ते हैं, वो क्यों एमएलए बनते हैं? तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारी दिक्कतें, परेशानी खुद बीजेपी के अंदर भी नजर आती है कि एक के लिए कुछ और मानक है, दूसरे नेता के लिए कुछ और मानक है। शिवराज सिंह चौहान का जिक्र बारंबार इसलिए भी होता है कि 5वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे राज्य के, लेकिन उनको हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस समय भी यही कार्तिकेय चौहान थे, कहते हुए नजर आते थे कि अगर मेरे पिता ने जो वायदे किए हैं अगर वो सरकार ने पूरे नहीं किए तो मैं इस सरकार से भी मुकाबला करते हुए नजर आ जाऊंगा। खैर, अगर हम इस सीट के एनालिसिस की बात करें, यानी कि जो हार जीत की बात करें, क्योंकि आज चुनाव हुआ है और बड़ा कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग चुनाव रहा है, बहुत सारे लोगों ने मतदान किया है। चूँकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि लोगों का घरों से निकलना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात की शांतिपूर्ण ढंग से अगर मतदान हो तो लोगों का जोश और खरोश बढ़ता हुआ नजर आता है। छोटी बड़ी घटनाएं चलती रहती हैं, उनका कोई बहुत बड़ा सरोकार नहीं है, लेकिन जिस तरह की वोटिंग हुई है उससे आप ये अंदाजा लगाइए कि लोगों को लोकतंत्र में कितना बिलीव है। और साथ में जो आप जिस तरह की बात कर रहे हो कि यहाँ पे क्या कांग्रेस का पल्ला भारी नजर आएगा या एक तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो रमाकांत भार्गव हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पटेल हैं, यानी कि इन दोनों प्रत्याशियों में अगर हम बात करें तो राजकुमार पटेल, इन दोनों में से अगर हम बात करें तो जिस तरह से लोगों से बात करके और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने हमें रिपोर्ट दी है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि रमाकांत भार्गव का फिलहाल जो पलड़ा है वो भारी नजर आता है। उसके कई सारे कारण भी हैं, लेकिन मुख्य कारण की बात करें तो ये वो सीट है जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में। यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगी, जब अपने ही भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं तो कैसे
हम कह दें कि जनता कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताती हुई नजर आएगी, क्योंकि रमाकांत भार्गव के खिलाफ ये कहा जाने लगा कि कार्तिकेय सिंह चौहान ने बीजेपी को लेकर ये कह दिया कि चलिए अंतिम समय में फैसला था, अब फैसले का सम्मान किया जाएगा। प्रचार प्रसार के लिए कार्तिकेय सिंह चौहान का सहारा लेना पड़ता है। राजेंद्र सिंह राजपूत की चर्चा कर लेते। 2023 में वो यहाँ से विधायक थे और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के लिए उन्होंने अपनी विधानसभा सीट को त्याग दिया था। उम्मीद थी कि बीजेपी कार्तिकेय सिंह चौहान को या उन्हें टिकट देगी, लेकिन एक पूर्व सांसद को यहाँ पर मैदान में उतारा गया। बदला तो नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़े तो हम यहाँ से उपचुनाव में लड़ा देते। राजनीति में कुछ भी संभव है नाज़मीन, और जाहिर बात है कि यहाँ पर जो जवाब है वो कुछ इस तरह से दिए जाते हैं। लेकिन कार्तिकेय चौहान का बार बार जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि भाई उनका भी राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट है, बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, काफी जगह पर जो कह सकते हैं कि मंचों पर नजर आते हैं, काफी जगह पे अपने पिता के लिए भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। इसी को लेकर हर कोई ये कह रहा था कि भाई उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, चूंकि बीजेपी में, हमने अब शुरू में भी कहा कि कैलाश विजयवर्गीय के लिए एक नियम, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या दूसरा नियम, तो ये जो तमाम चीजें हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी में कहीं कोई डर का माहौल भी है कि कहीं उनके बेटे को टिकट दे दे तो कहीं और ज्यादा प्रभावी नजर ना आ जाए। क्योंकि पहले ही पीएम पद की जो लड़ाई है पीएम मोदी के बाद वो कौन कह सकते हैं किन चेहरों के ऊपर जाएगी, क्या वो नितिन गडकरी के ऊपर जाएगी, क्या सीएम योगी के ऊपर जाएगी, क्या वो शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं जो पीएम पद की जो रेस उसमें शामिल होते वो भी दिखाई पड़ेंगे। तो कई नाम है और यहाँ पर अगर उनके बेटे एमएलए बन जाते हैं तो एक तरीके से उनका दबाव प्रभाव और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो राजनीति में हर एक स्टेप का अपने आप में कोई ना कोई मायने होता है और यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि अगर रमाकांत का सपोर्ट एक तरीके से अगर जो कह सकते हैं कार्तिक चौहान ने किया है तो देखिए राजनीतिक मजबूरी होती है और अपनी जो पर्सनल जो चीज होती है वो अलग हो जाती है कि यहाँ पर आप बड़े मंच पर हैं, बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि अपने गिले शिकवे आप जनता के सामने नहीं रख सकते, मजबूरी में ही सही, लेकिन कार्तिकेय चौहान रमाकांत भार्गव का एक सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, बुधनी को लेकर एक आखिरी छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी कि रमाकांत भार्गव के बेटे का तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उस वीडियो के बाद ना तो चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेता है, ना प्रशासन उस पर कोई कदम उठाता हुआ नजर आता है और ना ही बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि चलिए हम एक्शन लेंगे या उनके बेटे का ही वीडियो है, जांच की जाएगी। ना तो जांच का विषय बनता है और ना ही एक्शन लिया जाता है, दबा दिया जाता है मामले को। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले आकाश जो कह सकते हैं विजयवर्गीय थे, जब वो एक अधिकारी को बल्ले से मारते हैं, बड़ा वीडियो वायरल होता है, उसके बाद बड़े आरोप उनके ऊपर लगते हैं, बाद में वो अधिकारी कहता है कि मुझे किसने मारा मुझे पता ही नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है राजनीति में होती रहती हैं, इसका कोई बहुत मायने नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर कार्तिकेय चौहान को लेकर अगर एक माहौल बन रहा है तो आप ये मानकर चलिए कि अगली दफा जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे तो यहाँ पर कार्तिकेय चौहान की एक बड़ी भूमिका मुझे ऐसा लगता है कि नजर आने वाली है। लेकिन फिलहाल अगर आप पल्ले की बात करें, इसका पलड़ा भारी आपको नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि रमाकांत भार्गव का एक तरीके से पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है और यहाँ पर राजकुमार पटेल के मुकाबले ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा प्लस में दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि उनको कार्तिकेय चौहान का एक सपोर्ट मिला है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट मिला है। तो इस नाते ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, किरार समुदाय की आबादी ज्यादा मानी जाती है और वहीं से ही आप देखिए शिवराज सिंह चौहान, कार्तिकेय सिंह चौहान कहीं ना कहीं रमाकांत भार्गव के लिए सटीक साबित हो रहे हैं। विजयपुर को लेकर भी एक दो सवाल ले लेते हैं, छोटे छोटे सवाल लेंगे। सर, विजयपुर में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी अधिकतम बार यहाँ से चुनाव जीती है, लेकिन इस बार जिस प्रत्याशी को उतारा है कांग्रेस का ही चेहरा है। लेकिन देखा जाए तो एक बड़ा घमासान हमने वोटिंग के दौरान देखा कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, आदिवासी समुदाय को रोका जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। इसके सबूत जीतू पटवारी ने दिखाए, इसके बावजूद दोबारा चुनाव कराने की मांग होती हुई दिखाई दी। लेकिन इसको लेकर धरना प्रदर्शन करने की भी बात जीतू पटवारी करते हुए नजर आए। क्या कहेंगे, विजयपुर पर घमासान, कोई एक्शन ना लेना, क्या कांग्रेस इस बार चुनाव जीत पाएगी? देखिए, विजयपुर की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार यहाँ पर अपनी जीत का परचम फैलाया है, लेकिन बारंबार वही बात निकलकर नाज़मीन सामने आती है कि क्या बीजेपी जोर जबरदस्ती के दम पर चुनाव जीतती है। कई बार आपने देखा, चाहे अखिलेश यादव हो या और तमाम नेता हों, चाहे पवन खेड़ा कांग्रेस के हों या और भी बाकी नेता हों, ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बीजेपी जो है वो लोकतंत्र नहीं बल्कि तंत्र से चुनाव जीतती हुई नजर आती है। आपने देखा भूपेश सिंह हुड्डा ने भी कुछ दिनों पहले ये बात कही। तो यहाँ कई सारे मसले आकर ऐसे खड़े हो रहे हैं नाज़मीन, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्या
क्या कांग्रेस पार्टी जो एक समय जुझारू हुआ करती थी क्या उसमें कमी आई है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने शुरुआत में जिक्र किया कि जुलाई में भी चुनाव हुआ था मेरे ख्याल में अमरवाड़ा में, और वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीट गंवा दी क्योंकि कमलनाथ जो एक बड़े नेता हैं, अगर वो उस लेवल पे कोशिश करते, क्योंकि देखिए दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, ये बड़े बड़े नाम, अगर ये लोग इस तरह डाउन हो जाएंगे तो जाहिर बात है कि पार्टी को जो उम्मीदें हैं, पार्टी जो सोचती है, विश्वास करती है, कहीं ना कहीं वो धूमिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें नाज़रीन, तो किस तरह का माहौल बना हुआ था, किस तरह का कह सकते हैं कि पूरा मंच सजा हुआ था। राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के लगातार रैलियां कर रहे थे और भीड़ और माहौल को देखकर कतई कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आखिर में ये हुआ कि बीजेपी ने पहले से भी ज्यादा अधिक स्तर पर जीत दर्ज की, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो खाली हो हल्ला तो करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कोई उनका जनाधार नजर नहीं आता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को बारंबार हार का मुंह देखना पड़ता है। सर, यहाँ पर आदिवासी समुदाय की संख्या ज्यादा मानी जाती है, 60,000 के करीब माना जा रहा है, उन्हें ही रोका जा रहा है। ये दावा किया जा रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट डालने जा रहे थे, इसलिए बीजेपी डर गई थी, तो रोकने की कोशिश की जा रही है। मारपीट का मामला सामने आता है। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही तो माहौल बनाने की कोशिश नहीं कर रही थी? देखिए बाब, ये तो खैर चुनाव आयोग इसके ऊपर जरूर कह सकते हैं कि उसको समीक्षा करनी चाहिए, उसके ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए अगर गलत हुआ है तो। लेकिन बार बार ये चीज़ देखने को मिले नाज़रीन, चाहे हम जिस तरह से हम हरियाणा की बात करें या और बाकी राज्यों की बात करें, कई दफ़ा ऐसा लगता है, हम जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी कहा कि अलीगढ़ और तमाम 2-3 सीटों का जिक्र किया कि वहाँ पर प्रशासन उनको हरवाया है, तो देखिए प्रशासन के ऊपर इस तरह की तोहमत लगना, इस तरह की बातें लगना कोई नई बात नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि क्या जो चुनाव आयोग है क्या उसके ऊपर वो एक्शन लेता है, क्या वो सख्ती दिखाता है? अगर नहीं दिखाता तो वाकई सवाल खड़े होंगे। आप देखिए हरियाणा में भी कहा गया कि भाई आपने काउंटिंग स्लो करवा दी, आपने तमाम चीज़ें ऐसी कर दी जिससे कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो उम्मीद में बैठे हुए लोग थे वो परेशान नजर आए। कहीं ने तो ये भी कहा कि इसी में पूरा घालमेल हो गया, कहीं ने ये तो कहा कि जो ईवीएम थी वो 99% चार्ज मिली। तो ये तमाम सारे आरोप हैं जो लगते रहे, लेकिन हर बार की तरह चुनाव आयोग इससे अपना पल्ला झाड़ता रहा है। अब ऐसे में क्या वाकई में यहाँ कोई बड़ी भूमिका चुनाव आयोग को दिखाई देने वाली है? और अगर बीजेपुर की जो हम बात करें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव जीतती रही है, तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी खुद को साबित करती हुई नजर आएगी? कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी? एक छोटा सा सवाल की, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं नजर नहीं आए मध्य प्रदेश में, प्रभाव पड़ेगा बुरा या कुछ एक सटीक? बिल्कुल, आपने सिंधिया का जिक्र किया, लेकिन उनके बुआ का भी जिक्र कर लेंगे, बसनु राजे, वो भी राजस्थान चुनाव में कहीं नजर नहीं आई। सिंधिया के बारे में अब तक जिस तरह से सिंधिया बड़ी लंबी चौड़ी बातें किया करते थे, तमाम तरह की बयानबाजी करते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उनकी भूमिका भी बहुत सीमित होती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बुरा संकेत जरूर है, क्योंकि वो आए तो मुख्यमंत्री बनने थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उनको साइडलाइन कर दिया गया है, मोहन यादव का नाम सबसे आगे निकल कर आ गया, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सिंधिया को भी शायद समझ में आ रहा होगा कि इससे बेहतर तो अपने घर में ही थे और कोई बड़ी बात नहीं कि उनकी भी घर वापसी होती हुई नजर आ जाए, क्योंकि फिलहाल वो खामोश है और खामोशी जो है एक बड़ा तूफान लेकर सामने आती है। देखिए, बिल्कुल अगर हम माने कि जुलाई में भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, तो कुल मिलाकर आप 3 विधानसभा सीट मान सकते हैं। बीजेपी पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हो जाती है। अब 2 विधानसभा सीटों में से एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में जा रही है और जनता की राय निकल कर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार जब नतीजे सामने आएंगे कौन बाजी मारता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? कौन जीतेगा विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीटों का उपचुनाव? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।